उत्तर प्रदेश की बात बिजनौर से। जी हाँ, हमारा सफर आ पहुंचा है। लगातार हम जगह जगह जा रहे हैं, यूपी के हर जिले में पहुंच रहे हैं और वहां लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से पूछ रहे हैं कि आखिरकार कितना विकास हुआ और उनका लक्ष्य है क्या। और देखिए, बिजनौर की बात करें तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है ये जिला, क्योंकि किसानों की बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है, यहाँ सब कुछ है। पश्चिमी यूपी का अहम जिला है बिजनौर, और इसलिए हम बिजनौर में करेंगे एक खास बात। और देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान है, नरेंद्र कश्यप जी हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है इन पर पिछड़ा वर्ग का। और देखिए, खास बात नरेंद्र कश्यप जी की बात करें तो देखिए, साधारण परिवार से उठकर यहां तक पहुंचे हैं और वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, उनसे पूछेंगे, तमाम बिंदुओं पर बात होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, माइक ले लीजिए आप अपना। जी जी सर, पहला सवाल तो यही होगा कि एक साधारण परिवार से आए और यहां तक पहुंचे, मंत्री बने, इस अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं? फिर हम बाकी मुद्दों पर आपसे सवाल करेंगे। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता का आशीर्वाद, राजनीतिक कार्यकर्ता की अपनी भूमिका अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करने में, दल और देश के प्रति आस्था रखते हुए, और जो भी काम मिले कार्यकर्ता को उसको निभाने की क्षमता, ये सब चीजें एक मिश्रण है राजनीतिक जीवन में किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की। मैं आपने ठीक बात शुरू की। सरावनी गांव पड़ता है, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहां मेरा पैतृक गांव है। निहायत साधारण परिवार और मेहनत मजदूरी करके एजुकेशन हुई है। राजनीति शुरू की 1984 में, और धीरे धीरे वो लिखा ना किसी ने कि मैं अकेला ही चला था, मंजिले जाने मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। धीरे धीरे समाज का सहयोग मिला, पार्टी का सहयोग मिला, और मैं चौथी बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य इस बार निर्वाचित हुआ हूं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से। राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व किया है उत्तर प्रदेश का, 2 बार पहले भी एमएलसी रहा। कुल मिला के मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन, अपने परिजन जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, सीखने के लिए प्रेरित किया, और भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं नाम लेना चाहूंगा, उनका असीम आशीर्वाद, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मैं उनके साथ एमपी रहा हूं जब दूसरे दल में था, लेकिन वो मुझे कार्यकर्ता के रूप में मानते थे। और धीरे धीरे मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता हूं कि बिना किसी सदन के सदस्य के मुझे डायरेक्ट मंत्री बना गया। आप तो 5 विधायकों पर भारी पड़ गए, क्योंकि गाजियाबाद से 5 की 5 विधायक चुने, लेकिन लॉटरी आपकी लग गई। मैं किसी विधायक पे भारी नहीं पड़ा, मैं उन विधायकों के कारण में मंत्री बना। उत्तर प्रदेश में 273 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जीते, जिन्होंने मिलकर उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट में मुझे काम करने का मौका मिला। तो वो 5 विधायक के ऊपर में भारी नहीं, उनकी वजह से मैं मंत्री बन पाया, सारे एमएलए की वजह से मंत्री बन पाया। शुरुआत आपके राजनीतिक सफर से हमने की है, आपसे चर्चा करने की। शुरुआत राजनीतिक सफर से हमने की, आपसे चर्चा करने की। हाँ, लेकिन जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके लिए कहा जाता है कि आप साइकिल से ही प्रचार प्रसार करने के लिए निकल जाते थे। वकील थे इससे पहले आप, कुछ मन में विचार आया होगा या पहले से ये सोच रखा था कि आगे जाके पॉलिटिक्स में ही जाना है? नहीं, राजनीति के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा था, लेकिन 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस की एज एन एडवोकेट। लेकिन देश को पढ़ना, संविधान को पढ़ना, नेताओं को पढ़ना, ये सब चीजें जीवन में रही हैं। तो वो प्रेरणा, देश के राजनेताओं से प्रेरणा, और आज हम सौभाग्यशाली हैं, देश सौभाग्यशाली है, डेमोक्रेसी हेल्दी हुई है, जब से देश की सत्ता की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में आई जो चाय बेच के प्रधानमंत्री बने।
जिनकी माताश्री काम करके अपने बच्चों का लालन पालन करती रही, तो जब उनके जीवन से हम अपने जीवन की तुलना करते हैं तो हम तो लेश मात्र भी उनके सामने नहीं टिक पाते। ये बात ठीक है कि मेरी राजनीतिक यात्रा भी गांव गली पैदल चल के, साइकिल से चल के, स्कूटर से चल के यहाँ तक पहुंची है। और इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और नेताओं का बहुत आशीर्वाद मेरे साथ। बिल्कुल सर, ये रहा आपका राजनीतिक सफर, लेकिन अब राजनीति की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है। एक ही मामला सिर्फ लिखा गया, इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के प्रति जो मामले हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो कमी आई है। लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया, और ये सवाल इसलिए यहां से बनता है क्योंकि ये पश्चिमी यूपी है, यहां पर दंगे हुए थे। लेकिन अब राहत की बात है कि दंगे नहीं हो रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट तारीफ कर रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट झूठी है। अखिलेश यादव जी सीबीआई को भी झूठा मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं करते, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे भरोसा नहीं करते। एक्चुअल में उनका भरोसा मेरे ख्याल से अपने आप से हट गया है, समाजवादियों से हट गया है। और वो भूल जाते हैं इस बात को कि 2012 से 2017 का जो कालखंड था, उनकी सत्ता के दरमियान का 5 साल 700 दंगे, ये रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में कि किसी एक सरकार में 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए हों। मैं तो मेंबर पार्लियामेंट था उस दौर में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैं पार्लियामेंट में बोला कि जिस सरकार में 5 साल में 700 दंगे होते हों, मुजफ्फरनगर से लेकर मिर्जापुर तक, सहारनपुर से लेकर गोरखपुर तक, उस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में रहने का हक ही नहीं है। अब वो मुख्यमंत्री कहें कि हमें भरोसा नहीं है एनसीआरबी की रिपोर्ट पर, तो वो भरोसा ना करें, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा साहब। एक चीज उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा कर रही है, उत्तर प्रदेश का मजदूर किसान भरोसा कर रहा है, उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र भरोसा कर रहा है, देश का संविधान भरोसा और इसलिए भरोसा कर रहा है कि योगी जी ने अपने 5.5 साल के शासनकाल में एक भी दंगा नहीं होने दिया, इसलिए भरोसा नहीं सर। अभी उन्होंने एक और बयान दे दिया, सामाजिक भेदभाव दुनिया में ऐसा ये देश है कि सबसे ज्यादा सामाजिक भेदभाव सिर्फ भारत के अंदर हो रहा है। इस पर भी आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि आप तो ओबीसी वर्ग के से जुड़े हुए हैं, उस संगठन में आपने ओबीसी वर्ग को भी, लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के अंदर सामाजिक भेदभाव हो रहा है। जो नेता भी ऐसा कहता है वो हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनता का अपमान करता है, वो भारत की संस्कृति का अपमान करता है, वो भारत के मूल्यों का अपमान करता है। विश्व पटल पर निश्चित मत और भाव के साथ मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जितनी मानवता, हिंदुस्तान में जितना भाईचारा, हिंदुस्तान में जितनी एकता, हिंदुस्तान में जितना सामाजिक सामंजस्य, हिंदुस्तान में जितनी सामाजिक समरसता है, उतना दुनिया के किसी देश में भी नहीं है। ये सर्वविदित है। और आज से नहीं साहब, ये 10,000 सालों से हिंदुस्तान में है। ये वही हिंदुस्तान है जिस छत के नीचे हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन मिलके रहते हैं। ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर मुगलों को हिंदुस्तान से बढ़ाया। बयान के मायने क्या है फिर? ये बयान निश्चित मैंने कहा कि देश की जनता का अपमान करने वाला है, प्रदेश की जनता के मनों में भेद पैदा करने वाला है, प्रदेश की जनता को बांटने वाला है। लेकिन योगी मोदी और सबका साथ, सबके विकास की नीति के चलते अब उत्तर प्रदेश जाति धर्म में नहीं बटेगा। देश एक है, प्रदेश एक है, अब इसे कोई बांट नहीं सकता। सर, ये बात राजनीति की हो गई, लेकिन एक वाकया का मैं यहीं का जिक्र करना चाहूंगी। जब हम दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बिजनौर से कल एक वाकया सामने आया
कि एक बहू को दहेज की वजह से उसके परिवार वालों ने निकाल दिया था। कोर्ट का आदेश हुआ कि आप जाइए, आपकी एंट्री वहां पर होगी। उसके बाद अधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन परिवार के जो ससुराल वाले लोग हैं वो नहीं मानते। उसके बाद होता है कि बुलडोजर को बुलाया जाता है अधिकारियों की तरफ से, तो तुरंत वो बहू को एंट्री दे देते हैं अपने घर में। तो क्या हम ये कहें कि ये बुलडोजर का डर है? ये वो मिशन है योगी सरकार का जो 2017 के दौरान सरकार ने आम जनता के बीच जिसका जिक्र किया था कि दंगा मुक्त बनाएंगे उत्तर प्रदेश को, क्योंकि 2013 का वो वक्त था जब मुजफ्फरनगर की पहचान ही दंगों से होने लगी थी। आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन उठाया है। 2013 का मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, वो सब हमको याद है। और इस वर्तमान परिस्थिति में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली ये पहली सरकार उत्तर प्रदेश में है कि जिस सरकार में कानून का राज है, जिस सरकार में संविधान का राज है, जिस सरकार में समान सोच, समान व्यवहार से जनता के साथ बिहेव किया जाता है, कानून अपना काम कर रहा है, बुलडोजर कानून का सहयोग कर रहा है। प्रतिफल जानते हो क्या हो रहा है? प्रतिफल यह है कि सहारनपुर जैसे जिलों में, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में अब अपराध करने वाले अपने सीने पे पट्टी लिख के, अपना नाम लिख के थानों में सरेंडर कर रहे हैं, थानों में जाके पेश हो रहे हैं। एक वो सरकार सपा की थी, बसपा की थी कि जिस सरकार में गुंडे बोनट पे बैठा के सीओ को घुमाते थे, सरेआम अपराध करते थे, गुंडों को संरक्षण मिलता था। एक योगी जी की सरकार है कि गुंडे अपने आप थानों में जाके पेश हो रहे हैं। इससे बढ़िया रामराज की शुरुआत और क्या हो सकती है? इससे बढ़िया कानूनी व्यवस्था और देश में क्या हो सकती है? इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, मोदी, योगी जी को लगातार मिल रहा है। और हमारा ये क्रम रुकने वाला नहीं है। कानून भी काम करेगा और बुलडोजर भी काम करेगा। सर, एक और सवाल छोटा सा मेरा आपसे है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आप पर भरोसा जताया है, भारतीय जनता पार्टी पर फिर से भरोसा जताया। अब आते हैं बिजनौर पर। मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली की मैं बाद में बात करना चाहूंगी, लेकिन मुजफ्फरनगर, मेरठ ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अभी जब हम लोग वहां से आए तो जो सड़कों का जाल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिछाया जा रहा है, मेरठ से दिल्ली की कनेक्टिविटी काफी इजी हो गई है, सड़कें बहुत स्मूथ हो गई हैं, लेकिन वो वाली चीज बिजनौर में अभी क्यों नजर नहीं आ रही है? 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान देश में, दुनिया में बीमारू राज्य की थी। ये बीमारू राज्य है, यहाँ पे विकास नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तमाम चीज़ों को लेकर सवालिया निशान उठते थे। 5.25 साल में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, देश में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने रोड्स कनेक्टिविटी के रूप में मैं कह सकता हूं कि नए नए कीर्तिमान लिखे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से शुरू होके प्रयागराज तक जाने वाला है, शामली से मुजफ्फरनगर, दिल्ली से सहारनपुर, आप किसी भी रोड को लीजिए, जितने बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण का कार्य मोदी योगी जी के नेतृत्व की सरकार में हुआ है, कभी कोई सोच ही नहीं सकता। हाँ, इतने लंबे अंतराल का एक गैप रहा है प्रदेश में। पहली सरकारों का संचालन स्वार्थ के लिए होता था, भ्रष्टाचार के लिए होता था। आज की सरकार का संचालन सबका साथ, सबका विकास और प्रदेश को देश में सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए होता है। इसलिए कुछ सड़कें अभी रह गई हैं, कुछ काम करने रह गए हैं। हम एक भी काम को नहीं छोड़ेंगे, हर काम को करके जो प्रदेश की जनता ने बिलीव किया है हमारे ऊपर, उस भरोसे को और ज्यादा बढ़ाएंगे। नरेंद्र जी, ये आपने बात हुई बाबा बुलडोजर, और देखिए उसका असर भी हो रहा है। पश्चिमी यूपी में लोग मानते हैं कि गुंडागर्दी कम हुई। आपने विकास की बात कही, हाँ चीजें बदल रही हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन हम 2022 की बात करें तो पश्चिमी यूपी में आप नहीं मानते कि वाकई में नुकसान हुआ? किसानों में नाराजगी थी, जाट नाराज हुए। चाहे आप बिजनौर देख लीजिए, मुजफ्फरनगर देख
देख लीजिए, शामली देख लीजिए, जहां आपको सीटों का नुकसान हुआ। अब मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, लगातार संगठन मंत्री ताकत लगा रहे हैं, आप लोग भी दौरे पर दौरे कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि पश्चिमी यूपी इस बार लोकसभा चुनाव में साथ देगा? क्योंकि किसानों की नाराजगी आपको लग रहा है दूर हुई, जाटों की नाराजगी आपको लग रहा है दूर हुई। दो सवाल आपने किए। पहला सवाल, विधानसभा के चुनाव में किसानों के आंदोलन का प्रभाव क्या रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? सारी जनता जनार्दन बैठी है, आप बहुत सूझवान पत्रकार हैं, आप बैठे हैं। एक माहौल था 2022 से पहले, किसानों का एक फेक माहौल बनाने की कोशिश की। किसान नाराज हैं, पूरे प्रदेश में विरोध करेंगे, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, आंदोलन चलता रहा। दिल्ली में, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सब जगह हमारी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। लेकिन जब 2022 के चुनाव हुए, परिणाम आया, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 56 सीटों में 46 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। 56